तो चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में और साथ ही उनके कुछ डिटेल्स को भी पढ़ेंगे, क्योंकि अब एग्जाम का समय आ चुका है और बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ज्यादा अच्छा से पढ़ना चाहिए ताकि वो एग्जाम में अच्छी तरह से उसका जवाब दे सके और फुलफिल रूप से वो उन चीजों को जान सके। अगर हम लोग देखें तो अब जो सेशन चलेगा वो फिलहाल इतिहास का चलेगा और हिस्ट्री का हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री वाले पार्ट्स को ज्यादा अच्छा से जानेंगे। तो देखिए अगर हम लोग देखते हैं तो पहला जो क्वेश्चन है एमसीक्यू का वो हम लोग शुरू कर रहे हैं, जो मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह है भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का। देखिए जब भारत आजाद हुआ तो आजाद ऐसे नहीं हुआ, इसको आजाद करने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े। यहाँ के जो राजनीतिक तंत्र वाले मंत्री थे, खास करके इसमें इंपॉर्टेंट रोल था महात्मा गांधी का, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, सुभाष चंद्र बोस का, और कितने सारे ऐसे राजनेता थे जिन्होंने बहुत मेहनत करके या एक संगठित रूप से भारत को आजाद किया। इसके पीछे गोपाल कृष्ण गोखले थे जिन्हें महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। तो इन लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बनाया और इस प्लेटफॉर्म के तहत क्या हुआ कि भारत को आजादी मिली। तो ऐसे ही भारत आजाद नहीं हुआ, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। देखिए अंग्रेज जब दूसरे विश्व युद्ध में हारने लगे तो उन्हें पता चल गया कि अब वो भारत पे शासन नहीं करेंगे और वो ज्यादा दिन तक अगर भारत में रहे तो उन्हें क्रांतिकारी नीतियों का भी सामना करना पड़ेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि वो कमजोर पड़ चुके थे। लेकिन इससे पहले ही 1885 में कांग्रेस का जन्म होता है, जहां 72 पार्टियों को मिलाकर के कांग्रेस को बनाया गया था। ठीक है, 72 पार्टीज जो छोटे छोटे पार्टी थी, खास करके जो गांव या फिर बोल सकते हैं कि जिलों में छोटे छोटे दल थे, उनको मिलाकर के 72 पार्टियों के द्वारा कांग्रेस का स्थापना किया गया था। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो जनरली बहुत बच्चों को पता भी होगा कि 1885 में हुआ है। लेकिन इससे जुड़ा डिटेल्स को भी आज हम लोग जानेंगे कि 1885 में अगर भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुई तो इसके अलावा और क्या क्या चीजें थी, क्या कारण था कि कांग्रेस को आना पड़ा, कांग्रेस ही क्यों इतना इंपॉर्टेंट था कि इनको स्टेब्लिश करना पड़ा भारत में। तो अगर हम लोग कारण जानेंगे तो हमें कुछ चीजें देखने को मिलती है, जहां हम लोग देखिए ये जानेंगे कि सबसे पहले राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ था। देखिए जब किसी देश में लोग शिक्षित होते हैं ना तो उस देश के बारे में उनको बहुत कुछ पता चलता है। शुरुआत में भारत के लोग अनपढ़ थे, उतने ज्यादा शिक्षित नहीं थे। जैसे ही भारत के युवा वर्ग शिक्षित होने लगे तो उनको अब ये फील होने लगा, एक एहसास होने लगा कि अब भारत को एक्चुअली में आजादी का अर्थ क्या होता है। भारत के लोगों को अब पता चलने लगा कि आजादी का मतलब क्या होता है। जैसे अगर आपको आज बोला जाए कि सरकार जो है आपको अंतरिक्ष में भेजेगी, एक छोटा सा आपको हम बस उदाहरण दे रहे हैं कि सरकार आपको ये बोले कि देखो तुम लोग को अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है और तुम लोग को इसके लिए क्या करना है, बस ऐसा ऐसा काम करना, अच्छा पढ़ाई लिखाई करना है, अच्छा ट्रेनिंग करना है, तुम लोग को क्या किया जाएगा, अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो कुछ को ये सपना लगेगा कि ये झूठ बात है, ऐसा कुछ होता है क्या। तो उसी तरह से जब जो बोल सकते हैं पढ़े लिखे लोग थे, जब उन्होंने अन्य लोगों को, अन्य गिरे हुए तबके हुए या बोल सकते हैं दलित लोगों को और जो आजादी के बारे में जानते भी नहीं थे उनको बताया कि भारत आजाद हो सकता है, तो उनको लगा कि ये एक सपना है, ये कभी सही होगा नहीं। तो कई लोगों ने इसमें ध्यान नहीं दिया और जो लोग इसमें ध्यान दिए उन लोगों ने अन्य लोगों को जगाने का काम किया। देखिए शिक्षित व्यक्ति ही दुनिया को बदल सकता है, ये चिरंतन सत्य है। जिस देश में शिक्षा है वही देश आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर जब शिक्षित वर्ग बढ़ा आगे, जब कई क्रांतिकारी जो शिक्षित होने लगे, आप देखिए चंद्रशेखर आजाद वो भी शिक्षित थे, आप भगत सिंह को लीजिए वो भी शिक्षित थे, महात्मा गांधी वो भी शिक्षित थे। हाँ, कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं महान पुरुष है जो शिक्षित नहीं थे फिर भी देश की क्रांति में अपने आप की आहुति दे चुके हैं, अपने जान को गवा चुके हैं और शहीद कहलाए। जैसे तिलका मांझी पहला शहीद थे, भारत के सबसे पहले शहीद उन्हीं को कहा जाता है, तिलका मांझी को। उसके अलावा बिरसा मुंडा जी को बोलिए, ये सब शिक्षित थे भी और बहुत कम मात्रा में थे, लेकिन इन्हें पता था कि एक्चुअली में इस देश का क्या महत्व होता है। तो उस आधार पे हम लोग देखते हैं तो ये पता चलता है कि भारत में जब राष्ट्रीय चेतना का मतलब हो गया जब देश को आजाद करना या देश को फ्री करने का एक बात उठा। आप ऐसा बोल सकते हैं सिंपली तौर पे कि जब ये पता चला कि अगर हमें सब कुछ करना है तो सबसे पहले देश को आजाद कराना होगा। अगर हमें इस भारत में कहीं भी जाना है और अपने अधिकार के लिए बोल सकते हैं कि अपना दांव पेश करना है या अपने हर अधिकार को स्वतंत्रता पूर्वक प्राप्त करना है, तो इसके लिए राष्ट्रीय चेतना का होना जरूरी है। तो क्रांतिकारियों ने पहले लोगों को क्या किया,
आजादी का मतलब समझाया। जब लोग शिक्षित हुए तो उन्हें ज्ञान हुआ कि आजादी क्या होता है, और उन्होंने सपना देखा कि अगर देश आजाद हुआ तो इससे क्या क्या लाभ होगा। कई जगहों पर तो ऐसा बात था कि अगर देश आजाद हो जाएगा तो ट्रेन की टिकटें फ्री हो जाएगी, बस की टिकट फ्री हो जाएंगे, सभी सामान का जो रेट है वो गिर जाएगा, जो कि एक बोल सकते हैं कि एक अफवाह था। लेकिन आजादी का असली अर्थ था कि भारत को अंग्रेजों के गुलामी से निकालना। तो जब इस राष्ट्र चेतना को जगाने का बात आया तो ऐसे तो आप भाषण दीजिएगा तो 10 से 20 आदमी सुनेगा, इसको फैलाना बहुत जरूरी था। जिस तरह आज आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं और आप शिक्षित हो रहे हैं, समझ रहे हैं, ये सब चीजों को जान रहे हैं, उसी तरह उस समय से बड़ी बड़ी पत्रिकाएं निकाली गई ताकि जन जन तक राष्ट्र चेतना की भावना को भेजा जा सके। कहीं कविताओं के माध्यम से तो कहीं गाने के माध्यम से, कहीं पर लोग कहानी के माध्यम से, कहीं पर पिक्चर के माध्यम से, छोटे छोटे फोटो बना के जिसमें भारत माता को बोल सकते हैं कि बेड़ियों में बांध के दिखाया गया है, ताकि लोग मां का दर्जा देकर इस देश को आजाद करने के लिए तैयार हो जाए। और इसने क्या किया, बहुत बड़ा बदलाव किया। लोग इमोशनली अब कनेक्ट होने लगे भारत को आजाद कराने के लिए। देखिए, अगर आपको देश को मां बोला जाए, जैसे हमारे देश को हम लोग मां बोलते हैं, तो चूंकि हम इसलिए मां बोलते हैं क्योंकि ये हमारी धरती मां है, इनसे हमें अन्न जल ग्रहण होता है। तो हम लोग जिस तरह से इनको मां बोलते हैं तो एक मां का फीलिंग दिल से निकलता है। तो ये फीलिंग ने लोगों के अंदर एक चेतना जगाने का बहुत बड़ा काम किया। और इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर हैं और कई बड़े बड़े जो लेखक थे, उन्होंने क्या किया, इतने अच्छे अच्छे कविताएं और इतने अच्छे अच्छे बोल सकते हैं कि कहानियों को लिखा, इतने अच्छे ग्रंथों को तैयार किया जिसको लोग पढ़ करके बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और राष्ट्र चेतना का एक भाव उत्पन्न हुआ। इससे लोगों के अंदर देश को आजाद कराने की एक लहर जो थी वो दौड़ने लगी। और इस तरह से राष्ट्र चेतना के माध्यम से क्या हुआ कि देश में राष्ट्रवादी आंदोलन जो था वो विकास करने लगा, क्योंकि लोग शिक्षित भी हो गए थे और अपने अधिकार के लिए मांग भी कर रहे थे। क्योंकि जो शिक्षित व्यक्ति है वही अपने अधिकार की मांग करेगा, तो जो शिक्षित थे वो तो मांग ही रहे थे, साथ में साथ जो उनको देख रहे थे, जो अनपढ़ लोग थे या जो बोल सकते हैं कि बहुत शूद्र क्षेत्र से आते थे, वो भी महात्मा गांधी को फॉलो करने लगे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर महात्मा गांधी है तो हर काम संभव है। दूसरा कारण था ब्रिटिश नीतियों का प्रभाव। देखिए, ब्रिटिश नीतियां बहुत ज्यादा बोल सकते हैं भारत के लिए कष्टदायक रहा है। जिस तरह से ब्रिटिश नीतियां लगातार नए नए कानून ला रही थी, जिसमें रॉलेट एक्ट भी था, जिसमें बोल सकते हैं कि टैक्स बढ़ाना था, किसानों के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ रहा है। आप देखिए, इंडिगो वाला जो चंपारण में हुआ था, चंपारण में भी टैक्स बढ़ाया गया था ना, जो नील की खेती हुई थी। तो इस तरह से जो टैक्स बढ़ रहा था और किसानों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था, इससे जनता नाखुश थी। इससे भारत के किसान के साथ साथ आम व्यापारी भी बहुत ज्यादा नाखुश थे, जो भारत के लोकल व्यापारी थे। इसी कारण से कई लोगों ने जो अंग्रेज की मुख्य नीतियां थी उन पर सवाल खड़े किए। उसके बाद जो था, अखिल भारतीय संगठन की आवश्यकता थी। हम आपको पहले भी बताएं कि भारत के पास पहले ऐसा कोई बोल सकते हैं दूसरा पार्टी नहीं था जो भारत की आजादी के लिए मांग उठा सके, क्योंकि सभी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी थी, छोटी छोटी पार्टियां होती थी। अपने मांग के लिए वो क्या करते थे, घेराव करते थे, जब उनका काम हो गया तो वो चल जाते थे। लेकिन इन छोटी छोटी पार्टियों को एक जगह पर इकट्ठा लाना, ये कांग्रेस ने किया। और कांग्रेस की स्थापना जब एओ ह्यूम ने की तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा बोल सकते हैं एक ओपनली एरिया बना, जहां पर एक जगह, ऐसा जगह बना जहां पर बोल सकते हैं कि अंग्रेज अपनी बातों को भी रख सकते थे और क्रांतिकारी लोग भी अपनी बातों को रख सकते थे। और इस तरह से जो संघर्ष था वो घटा, लेकिन यहां उपलब्धि भारतीयों को मिलने लगी। अगला जो कारण था वो था अंग्रेजों का समर्थन, आंशिक रूप से। देखिए, एओ ह्यूम जो थे एक रिटायर्ड जनरल थे, तो एओ ह्यूम ने ये देखा कि भारतीय लोगों को आवश्यकता जो है, जब ये अपनी आवश्यकताओं की मांग करते हैं अंग्रेजों से, तो अंग्रेज इनसे कटने लगते हैं। या तो अंग्रेज इनकी बातों को नहीं समझ पाते हैं, या फिर इनको देखकर अंग्रेज उग्र हो जाते हैं। तो एक रास्ता निकाला गया कि क्यों नहीं कांग्रेस नाम का एक पार्टी बनाया जाए, और इस पार्टी को, जनरली इस पार्टी को ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाना चाहिए जहां पर, या ऐसा मंच इसको बनाया जाना चाहिए जहां पर लोग अपनी बातों को आके रख सके और अपने डिमांड को अंग्रेजों से मांग सके, ताकि जो टकराव है वो कम किया जा सके। तो आंतरिक रूप से एओ ह्यूम और कई बड़े बड़े बोल सकते हैं अंग्रेजी ब्रिटिशर्स जो थे, उन्होंने क्या किया, इस पार्टी को बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। उसके बाद देखिए, 1870 से 80 के आंदोलन का प्रभाव। अब देखिए, 1870 से 80 के आंदोलन में बहुत कुछ हुआ था। क्या कुछ हुआ था इसमें? ऐसा कुछ हुआ जिसमें बोल सकते हैं कि क्रांतिकारी लोग जो थे वो उग्र हो गए थे। अब लोग जो थे वो जहां भी अंग्रेज को देखता था वहां उनको तोड़ना शुरू कर देता था।
दैट मीन्स कि अंग्रेजों के साथ क्रांतिकारियों का सीधा 36 का आंकड़ा हो गया था। अब जो भी आंदोलन होता था वो हिंसक होता था और क्रांतिकारी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए थे। तो इसके कारण अंग्रेजों को भी बहुत डर था कि कहीं भी वो अगर खुला मिला या अकेले मिले तो उनको निपटा दिया जाएगा, किसके द्वारा? क्रांतिकारियों द्वारा। तो ये कांग्रेस को बनाने से क्या होता कि उनको भी बहुत फायदा होने वाला था। अगला था भारतीयों में एकता की भावना पैदा करना। देखिए, भारत शुरू से बहुत बड़ा एक बोल सकते हैं कि क्षेत्र रहा है। यहाँ हर जाति, धर्म और बोल सकते हैं कई प्रकार के, कई भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। तो जनरली सब बात है कि इतने सारे लोगों को एक देश को आजाद कराने के लिए कैसे प्रेरित किया जाएगा। तो कांग्रेस एक दल जो उस समय बनाई गई थी, वो एक ऐसी दल बन के उभरी जिसने क्या किया, सभी क्षेत्र के छोटी बड़ी पार्टियों को इकट्ठा किया, एक मंच पे लाया और उनकी बातों को संयुक्त रूप से अंग्रेजी सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। अगला जो क्वेश्चन है ये हमें बताता है एक्चुअली में भारत में जब महात्मा गांधी आए 1915 में, तो उसके बाद उन्होंने क्या बोल सकते हैं कि किस प्रकार से भारत की राजनीति में अपना मुख्य रोल दिया। अगर देखें तो महात्मा गांधी जब शुरू में आए हैं तो उन्होंने क्या किया, कई जगहों का भ्रमण किया, कई जगहों के लोगों की समस्याएं सुनी और उन समस्याओं को ब्रिटिश कानून के तहत सॉल्व करने का प्रयास किया। और इसी में एक बहुत नया मोड़ आता है 1917 में, जहां पर बोल सकते हैं कि महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह किया था और वो किया था चंपारण में। कहां किया था? चंपारण में। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा एमसीक्यू में कि महात्मा गांधी ने पहले सत्याग्रह कहां शुरू किया था, तो वो कौन था? चंपारण में। अब ये चंपारण कहां है? चंपारण बिहार में है। अब यहां पर क्या था ऐसा कारण कि इस तरह का आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया? तो कारण ये था कि एक्चुअली में वहां पर लोग इंडिगो, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं नील की खेती, तो ब्रिटिश जो थे वो दबाव डाल रहे थे किसानों पर कि वो ज्यादा से ज्यादा नील की खेती करे। तिनकठिया प्रणाली वहां पर आया गया और ज्यादातर टैक्स ज्यादा लिया जाने लगा। तो ये जब ज्यादा होने लगा तो अब कहीं ना कहीं लोगों के अंदर या खास करके वहां के जमींदार, वहां के किसानों के अंदर बहुत ज्यादा बोल सकते हैं कि असहमति पैदा हो गई। और इसी के कारण उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसका विरोध किया। लेकिन विरोध पहले के जैसा था कि विरोध करने गए क्रांतिकारी के रूप में, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों के साथ झड़प हुआ, अंग्रेजों ने इन्हें मारा पीटा और उनके साथ बहुत अभद्रता दिखाई। और इसी के तहत राजकुमार शुक्ला नामक व्यक्ति ने महात्मा गांधी के साथ मुलाकात की, बहुत संघर्ष किया था उन्होंने मुलाकात में। 12th क्लास में इसमें एक चैप्टर भी है, तो वहां पर आपको राजकुमार शुक्ला के बारे में बताया जाएगा कि किस तरह राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी से मिलते हैं और अपने डिस्कशंस को करते हैं मीटिंग में और बताते हैं कि चंपारण में एक्चुअली क्या सिचुएशन है। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, जब उन्होंने यहाँ का दौरा किया चंपारण का, तो दूसरे ही दिन, जिस दिन वो गए उसके दूसरे ही तीसरे दिन ही जब अंग्रेजों को पता चला कि महात्मा गांधी चंपारण में एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, तो उन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण क्षेत्र से ही बाहर जाने का ऑर्डर दे दिया था। अभी हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या बताया जाता है। बोलता है चंपारण सत्याग्रह का कारण, ब्रिटिश सरकार ने बिहार के चंपारण जिले में नील, नील अर्थात होता है जिसको हम लोग इंडिगो बोलते हैं, नील की खेती को अनिवार्य बना दिया था। किसान नील की खेती के लिए मजबूर थे, लेकिन इसके बदले उन्हें बहुत कम मुआवजा मिलता था। ब्रिटिशों ने किसानों पर भारी कर लगाए और उनके साथ क्या किया, दुर्व्यवहार किया। उनके साथ दुर्व्यवहार का मतलब दैट मीन्स उनके साथ एक स्ट्रीट डॉग जैसा व्यवहार किया, एक बोल सकते हैं गली का कुत्ता जो होता है उस टाइप का हमारे साथ वो लोग व्यवहार करते थे। तो दुर्व्यवहार किया। किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, मतलब बहुत खराब स्थिति था। पहले तो सूखा पड़ा हुआ था, दूसरा ये कि इतना टैक्स भरने के चक्कर में कई किसान की जमीनें जायदाद बिक गई थी। उसके बाद कि और वे अन्य के खिलाफ आवाज उठाने में असमर्थ थे। देखिए, जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे अपने हक की डिमांड नहीं कर सकते हैं। आज हम शिक्षित हैं तो हमारे साथ हिम्मत है या किसी की मजाल है कि वो हमें कुछ बोल के चल जाए। अगर कोई भी मान लीजिए कोई विदेश से व्यक्ति आए और हमें हमारे देश के बारे में या हमें हमारे जात, लिंग, धर्म और भाषा के आधार पे कोई गाली दे या कुछ वो अंग्रेजी में बोले, तो आज हम लोग सब सक्षम है कि हम उन्हें जवाब दे सकते हैं। तो उस समय ऐसा नहीं था। उस समय लोग को इतना पता था कि हमें अंग्रेजों को कुछ चढ़ावा देना है, कुछ लगान देना है। अब अंग्रेज कब नया नोटिस निकाल दे किसी को पता नहीं था। अंग्रेजों को ज्यादातर भारतीय उत्पादों का बहुत जरूरत था और इन उत्पादों के लिए वो भारतीयों को कई बोल सकते हैं कोई भी कीमत तक बोल सकते हैं नीचे गिरा सकते थे। वो किसी भी तरह उनको बस फायदा चाहिए। और भारतीय किसान ये जानते थे कि अगर भारत के जमीन में नील की खेती होगी तो वो जमीन बहुत जल्दी बंजर हो जाएगी, फिर वो खेती लायक नहीं बचेगी। इसी कारण भारतीय किसान जो थे, खास करके चंपारण के किसान, खास करके चंपारण के किसान इस खेती को नहीं करना चाहते थे
और उन पर दबाव डाला जाता था, साथ ही साथ टैक्स बढ़ा दिया गया था, उसके अलावा उनको बहुत ज्यादा से ह्यूमिलेट किया जाता था। इसी कारण से महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ला के आग्रह पर चंपारण लाया गया और उनको इस बारे में पूरी जानकारी दी गई। कई जगहों पे जो टैक्स बढ़ाया गया, महात्मा गांधी के आने के बाद उन टैक्सों में कमी आई, लेकिन अंग्रेज ये नहीं चाहते थे कि महात्मा गांधी इसमें इंटरफेयर करे। क्योंकि देखिए, जब एक शिक्षित लॉयर यहाँ आता है, एक शिक्षित वकील जब कोई केस को हैंडल करता है ना, तो वो बहुत गहराई से देखता है। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में इन चीजों का सामना पहले कर चुके थे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं क्या किया, कहीं ना कहीं इन चीजों को बहुत अच्छा से आकलन किया और हिंसा को छोड़कर अहिंसा के मार्ग के आधार पे, ब्रिटिश के कानून के आधार पे उन्होंने क्या किया, कोर्ट में इन बातों को रखा कि भारत के किसानों, खास करके जो चंपारण के किसान हैं, उन्हें उनका मुआवजा दिया जाए और उनके टैक्स में कमी किया जाए। तत्पश्चात ये एक तरह से बोल सकते हैं कि एक समझौता हुआ, जहां पर महात्मा गांधी की बातों को कुछ हद तक माना गया और बहुत बड़ा राहत जो था चंपारण के किसानों को मिला। अब देखिए, अगर हम लोग अगला क्वेश्चन जाते हैं, तो अगला क्वेश्चन जो है 3 नंबर, देखिए उसमें क्या बोलता है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब अपनाया गया था। देखिए, संविधान को अपनाना और लागू करना दो अलग अलग चीज होता है। बच्चे ज्यादा इसी में कंफ्यूज होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि संविधान अपनाया गया मतलब लागू हो गया। तो ये आपका सोच गलत है बाबू। आप इतना याद रखिएगा कि जब बोला जाएगा कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया, वो डेट था 26 नवंबर 1949 और लागू हुआ पूर्ण रूप से वो था 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब अपनाया गया। तो भारत संविधान को पूर्ण रूप से अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को और लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। अब देखिए, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को भी हम लोग याद कर लेते हैं या समझ लेते हैं, ताकि आपको एग्जाम में जब लॉन्ग आंसर बनाइएगा तो वहां बहुत हेल्प करेगा। सिंपली रूप से इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना, वो बच्चे ज्यादातर क्या होता है, उनको डेट्स भूलना एकदम लाजिमी है, तो वो डेट्स आपको याद रखना है। जैसे यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। देखिए, अंग्रेज जो थे 1935 का कानून के तहत क्या कर रहे थे, बोले वो भारत को कि ठीक है, हम आपको आजाद कर देंगे, आपका देश को आजादी मिल जाएगा, लेकिन पहले आप संविधान तो दो हमको। बिना संविधान का हम आपको आजाद कैसे करें। मान लीजिए हम आजाद करके चल जाए और आप लोग यहाँ पर अपने में ही संघर्ष करते रहे, देश को चलाने का कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, तो हम कैसे चलाएं। तो इन लोगों ने डिमांड किया कि ठीक है, आपका अगर ये डिमांड है तो हम पूरा करते हैं। तो भारत के जो बोल सकते हैं वरिष्ठ जो कांग्रेस के और खास करके कांग्रेस के ही नेता जो थे, उन्होंने कहा कि ठीक है सर, हम लोग आपको संविधान बना के दिखा देते हैं, हम लोग संविधान, वही संविधान को लागू करेंगे। तब तक के लिए 1935 का संविधान लागू रहेगा। ठीक है, तो जब तक भारत का संविधान नहीं बना तब तक भारत में 1935 का संविधान को लगाया गया था। अब देखिए, पहला जो बैठक हुआ वो कब हुआ, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को, यानी ठंड का समय था, तो उस समय ठंडा ठंडा में एक बैठक हो गया। तो वो डेट कब था, 9 दिसंबर 1946 को। दूसरा, 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत और अधिनियमित हुआ। मतलब इस समय संविधान पूरी तरह से रेडी था, संविधान को पूरी तरह से जांच परख के एक एक पॉइंट्स को देख करके क्या किया गया, स्टेबल कर दिया गया और यहां से संविधान को देश के लिए रेडी किया गया कि एक और डेट लेना है और 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरी तरह से लागू कर देना है। अब यहाँ एक बात सोचिए कि आज भी बहुत जगहों पर संविधान के साथ छेड़छाड़ होता है, बहुत जगहों पर संविधान का बातों को नकारा जाता है, नियम तोड़े जाते हैं। तो सोचिए, उस समय जो संविधान लागू किया गया होगा उतना ज्यादा एक्टिवेट नहीं होगा। आज लोग शिक्षित हो गए हैं, इसीलिए संविधान को सब कोई क्या करते हैं, अपना रक्षक मानते हैं। क्योंकि देखिए, अगर संविधान है तो यहाँ के लोगों के, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो नागरिक हैं, उनको उनका अधिकार सामान्य रूप से मिल जाएगा और वो अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ जातिगत भेदभाव और तरह तरह की जो सोच है उनको दूर करके लोग क्या करते हैं, सब मिलके रहते हैं। तो संविधान जब लागू हुआ तो लागू होने के कई सालों बाद ये आपको बोल सकते हैं कि रनिंग पीरियड में देखा गया है। ऐसे संविधान लागू तो कर दिया गया, लेकिन कई जगहों पर नहीं मानता था। अब जैसे कोरोना, जब बोल सकते हैं कि जब यहाँ पर लॉकडाउन लगाया गया तो गांव में लोग मानते थे, कोई नहीं मानता था, सब आराम से गांव तरफ खेलता था। लेकिन शहर में ये चीज कड़ाई रखा गया था और क्योंकि धीरे धीरे जब लोगों को पता चला कि कोरोना कितना बोल सकते हैं घातक बीमारी है, तो उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद लोग इससे बचने लगे। एक छींकता था तो चार भाग जाते थे, ऐसा सिस्टम हो गया था। तो कहीं ना कहीं
26 जनवरी 1950 को जब संविधान को लागू किया गया, तो लागू होने के तुरंत बाद ये एक्टिवेट पूरी तरह से नहीं हुआ। लोगों तो बोल सकते हैं उतना पता भी नहीं था कि एक्चुअली में इसमें क्या क्या अनुच्छेद है, कहाँ अनुसूची है, कहाँ भाग है। धीरे धीरे जब लोग शिक्षित होने लगे तो हर संविधान के बोल सकते हैं नागरिक के अधिकार कितने होते हैं, कितना कर्तव्य होता है, किस तरह लोगों को अपने देश के लिए करना चाहिए, ये सभी चीजों का जो था बोल सकते हैं लेखा जोखा लोगों को पता चलने लगा। अब देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन में जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो हमें क्या दिखाता है, देखिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, जिसमें हम लोग बात करेंगे एमसीक्यू से रिलेटेड, जिसमें है अकबर के बारे में। क्वेश्चन ये है कि किस मुगल शासक ने दिन ए इलाही धर्म की स्थापना की? किस मुगल शासक ने दिन ए इलाही धर्म की स्थापना की? आपको पता होगा कि अकबर जब है ही तो अकबर ही होगा। तो अगर नहीं पता तो जान लीजिए कि दिन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की? अकबर ने की। ये तो पता है, आप टिक मार के आ जाओगे। लेकिन इससे रिलेटेड अगर कोई लंबा क्वेश्चन पूछ दिया जो 3 नंबर का हो या 5 नंबर का हो, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछ दिया, तब क्या लिखिएगा इसके बारे में? तब लिखिएगा यही कि अकबर ने दिन ए इलाही धर्म का स्थापना किया, और अलाना फलाना 4-5 गाना लिख दीजिएगा अगर नहीं पता है तो इसको डिटेल से जानते हैं हम लोग। देखिए एमसीक्यू को रटना बहुत आसान है, लेकिन जब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आता है तो बच्चे का दिमाग घूमने लगता है कि यहाँ टॉपिक क्या जोड़े, तो वो क ख गो भी लिख के आ जाएगा, उसको सोचता है कि नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आप अभी के लिए नंबर निकाल लीजिएगा, और जब कंपटीशन में जाइएगा, जब आप बड़े एग्जाम्स को फेस करिएगा, जब आप मान लीजिए कि एसएससी को फेस करिएगा, जब आप सीटेट को फेस करिएगा, तब कहाँ जाएगा आपका ये दिमाग। तो जनरली हम क्वेश्चन क्या देख रहे हैं कि किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की? पहले तो ये जान लीजिए कि दीन ए इलाही धर्म को क्यों लाया गया था, अकबर ने ऐसा क्यों सोचा कि एक नया धर्म आना चाहिए। देखिए जब अकबर अपना 13 साल की उम्र में अपना शासन तंत्र को संभालता है, तो ये लगातार कई धर्म गुरुओं के संपर्क में आया। बकायदा इन्होंने अपने सभा में कई धर्म गुरुओं को स्थान भी दिया था कि वो इस धर्म गुरु के रूप में अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें करें, और खास करके सभाओं में अच्छी बातों को रखे ताकि उन पर अमल किया जा सके अकबर द्वारा। अकबर कोई ऐसे ही महान राजा नहीं कहा गया है। अगर गौर करें तो पूरा बोल सकते ब्रह्मांड में मात्र 2 ही राजा हैं जिनको महान कहा गया है, एक अकबर और एक अशोक। देखिए आप दोनों के आगे क्या होता है, महान अकबर बोलते हैं या फिर महान अशोक बोलते हैं, सम्राट अशोक को बोलते हैं। सम्राट अशोक के आगे भी महान लगा हुआ है और अकबर के साथ भी महान लगा रहता है। तो ये इसलिए कहला है क्योंकि इन्होंने कभी भी जातिगत कोई भेदभाव नहीं किया, कभी भी ये किसी के साथ बोल सकते हैं कि कोई भी धर्म के साथ ऐसा उलझन वाला बात या ऐसी चीजों को नहीं किया है जिससे आप बोल सकते हैं कि इनका कोई क्रूरता दिखे, क्योंकि इन्होंने सभी धर्म को समान दर्जा दिया। हाँ, शुरू में आप अशोक की जब चैप्टर्स को हम पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि अशोक ने पहले तो बहुत कांड किए हैं, बहुत युद्ध किया है, बहुत नरसंहार किया है, 10,000 से ज्यादा जो आजीवक समुदाय था उनको खत्म कर दिया था। लेकिन बाद में कलिंग युद्ध के बाद उनका क्या हुआ, दिमाग चेंज हुआ, उनका हृदय परिवर्तन हुआ। तो जनरली जो अकबर थे ये भी कुछ बोल सकते हैं कि ऐसे ही राजाओं में थे जिन्होंने अपने धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों को भी क्या किया, सम्मान दिया। और इसी के कारण जब उन्होंने देखा कि भारत में बहुत सारे धर्म हैं लेकिन सब धर्म के लोग अलग अलग बटे हुए हैं, तो इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना एक दिन है इलाही धर्म को लाया जाए जिसमें सभी धर्म के लोगों को आना क्या है, अलाउड है, सभी धर्म के लोग आके मिल के रह सके, और साथ ही साथ सभी लोग क्या करें कि इसमें अपने मन मुताबिक जो भी तरह का बोल सकते हैं वो पूजा अर्चना करते हैं वो करे। लेकिन इसमें एक जोर दिया गया कि इसमें एक ईश्वर माना गया, इसमें 10, 15, 100, 1000, 2000 नहीं, कुछ ऐसा ईश्वर का संख्या नहीं था। इसमें बोला कि एकश्वरवाद में इसमें क्या किया गया, फोकस किया गया कि भगवान एक ही होता है, अल्लाह एक ही होता है, ईश्वर एक ही होता है, और उसके अलावा कुछ नहीं। तो देखिए इससे कुछ जुड़ा हुआ पॉइंट्स हम लोग जानते हैं। इसका आंसर तो आपको पता ही है, अकबर होगा। तो देखिए अकबर ने क्या किया, कुछ पॉइंट्स पे बहुत ध्यान दिया। उन्होंने दीन इलाही धर्म को सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए मानने को कहा क्योंकि वो जानते थे कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर लोग धर्म के आधार पर बटे हुए हैं, कई धर्म थे यहाँ पर। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले ये सोचा कि क्यों ना भारत के लोगों को ये बताया जाए कि एक ईश्वर की पूजा हो। मतलब यह विचार था कि सभी धर्म, जितना भी धर्म था, उनको एक ही परम सत्य की ओर ले जाना, कि मेन मुख्य काम क्या है कि सभी को धर्म के आधार पर जोड़ना, उनके अंदर जो असामाजिक तत्व हैं उनको बाहर निकालना और उनको नैतिक गुण सिखाना। देखिए दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, सहिष्णुता, सभी धर्म और विचारों का सम्मान करना। देखिए हर धर्म की किताब में या हर धर्म के जो धर्मगुरु होते हैं ये साफ बताते हैं कि सभी धर्मों को सम्मान करना चाहिए। किसी भी धर्म की बुराई करना या अपने धर्म को दूसरे धर्म से ज्यादा बड़ा दिखाना उस धर्म की सबसे बड़ी क्या है, खामी है।
तो अकबर ने इस बात पे भी ध्यान दिया कि सभी धर्मों को हमें क्या करना चाहिए, सभी धर्मों को हमें सम्मान देना चाहिए, उनके विचारों को बहुत ही ज्यादा बोल सकते हैं कि ध्यान से समझना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट उनका सम्मान पूर्वक आदर करना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या था, नैतिकता और आत्मा की शुद्धता। अगर आपका बोलता है ना कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो कुछ ऐसा ही सीन यहाँ पर है कि अगर आपका आत्मा स्वच्छ है, अगर आपका दिल साफ है, तो आप जिस भी धर्म में और जिस भी ईश्वर की पूजा करते हैं, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो ईश्वर हो, चाहे वो जीसस भी हो, कोई भी हो, अगर आप दिल से उनको मानते हैं तो वो धर्म आपको कभी भी किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखाने के लिए कभी कोई सलाह नहीं देता है। तो यहां उन्होंने कहा कि धर्म का पालन कर्म कांडों के बजाय, जो कर्म कांड होते हैं, जैसे कि बहुत सारे कर्म कांड होते हैं जहां पर पशुओं की बलि होती है, जहां पर लोगों को बोल सकते हैं तरह तरह के अंधविश्वासों का सामना करना पड़ता है, तो इन चीजों को हटाकर नैतिकता और आत्मा की शुद्धता पर केंद्रित था। मतलब यहाँ पर कोई कर्मकांड नहीं था, किसी भी चीज को, किसी भी मन्नत को मांगने के लिए किसी चीज का बलि चढ़ाना, ऐसा कोई प्रथा नहीं था इनके धर्म में, मतलब दीन ए इलाही धर्म में। उसके बाद अहिंसा और दया, सहिष्णुता और अहिंसा पर बल दिया गया। मतलब कि अहिंसा जो बोल सकते हैं कि लोगों को कभी भी हम तुच्छ नजर से, घृणा नजर से नहीं देखें, और जो गरीब लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनकी सहायता करें, जो आवश्यकता वाले लोग हैं, जिनको जरूरत है हमारी, उनकी सेवा करें, और अपने पास ऐसी संपत्ति रखें जिससे लोगों की मदद की जा सके। इसके अलावा क्या था, मानवता का उत्थान हो। मतलब हमें क्या करना चाहिए, अगर हमारे सामने कोई गरीब बच्चा रो रहा है तो उनकी सेवा करिए, आपको दिल से बहुत तसल्ली मिलेगा। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि अकबर ने दीन ए इलाही धर्म में बहुत चीजों को बताया है, जहां पर एक धर्म को दूसरे धर्म के लिए कितना सोचना चाहिए, या एक धर्म की कट्टरता को खत्म करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। और इसी से प्रभावित होकर एक व्यक्ति था जिसका नाम था बिरबल, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक था, जिसे महेशदास भी कहा जाता है। उन्होंने पहली बोल सकते हैं कि पहली बार इस धर्म को अपनाया था। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछेगा कि बताइए दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो वो कौन था, वो था महेशदास, जिसका नाम क्या है दूसरा, बिरबल। दूसरा नाम क्या है, बिरबल। अब देखिए अगला क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं, जहां क्वेश्चन बोलता है 5 नंबर का कि बंगाल का विभाजन कब हुआ। अब देखिए जनरल सा आंसर है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा, नहीं पता है तो जान लीजिए। बंगाल का विभाजन हुआ था कब, 1905 में। कब हुआ है बंगाल का विभाजन, 1905 में। अब इसकी घटनाओं को थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था। देखिए जो बंगाल का क्षेत्र है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये बंगाल का क्षेत्र है। जब आजादी से पहले बंगाल कुछ ऐसा दिखता था। तो ये जो बंगाल का क्षेत्र है ना, इसको 2 भागों में बांटा गया था। पहला भाग क्या था, एक पूर्वी बंगाल कर दिया गया और दूसरा पश्चिमी बंगाल। जहां एक क्षेत्र जो था, बोल सकते हैं जो आपका जाकर के पूर्वी बंगाल जो था, उसको बोल सकते हैं कि वहां मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा थी और हिंदुओं की संख्या कम थी। जो पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र था, वहां पर हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी और मुसलमानों की संख्या कम थी। अब ऐसा क्यों करना पड़ा अंग्रेजों को, ताकि वो फूट डालो और राज करो की नीति को क्या कर सके, यहां लागू कर सके। जनरली सा बात है कि इन दोनों जगहों पर, एक जगह पर जहां था, बोल सकते हैं जो पूर्वी बंगाल था, वहां पर ढाका को, किसको, ढाका को मुख्य राजधानी बनाया गया, और पश्चिमी बंगाल में कोलकाता को, किसको, कोलकाता को मुख्य राजधानी बनाया गया। अब ये दोनों क्षेत्र को इसलिए बना स्टेब्लिश किया गया ताकि अंग्रेज यहाँ के क्रांतिकारियों को भी रोक सके। दूसरा काम ये होगा कि 8 करोड़ की ये जो पूरी जनसंख्या वाला क्षेत्र था, उन पे कंट्रोल करने में इनको दिक्कत होना था, तो उसको भी ये सॉल्व कर सके। तीसरा कारण ये था कि जो वहां पर क्रांतिकारियों के अंदर देश को आजाद करने की जो आग लगी हुई थी, उसको कंट्रोल किया जा सके। और कारण क्या था कि लगातार बंगाल में बोल सकते हैं बहुत अच्छा टैक्स वसूल होता था, बहुत अच्छा व्यापार चलता था, वहां पर बहुत बंदरगाह भी थे। तो इन बंदरगाहों से जो फायदा होता था वो अब अंग्रेजों को अच्छा से होता, क्योंकि आप देखिए दोनों क्षेत्र जो है वो समुद्री एरिया से टचअप में है। खास करके जो कलकत्ता का क्षेत्र था, यहाँ पर बोल सकते हैं हुबली जो था, एक उभरता हुआ बंदरगाह बन रहा था। तो इस तरह से अंग्रेजों ने क्या किया, अपने फायदे के लिए और अपने बोल सकते हैं विरोध को रोकने के लिए, या अपने जो भी बोल सकते हैं क्रांतिकारी जो इनको डिस्टर्ब करते थे, या जो इनको एक चैलेंज जैसा लगते थे, इनको खत्म करने के लिए, और भारत के खास करके बंगाल के हिंदू और मुस्लिम को लड़ा करके उनसे अपना फायदा कमाना चाहते थे। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, बंगाल का विभाजन किया था। इसका विभाजन कब हुआ, 1905 को हुआ।
अब देखिए इसमें और क्या बात आता है, जब ये विभाजन हुआ तो पूरे भारत में इसका विरोध प्रदर्शन हुआ। मान लीजिए कि जो बंगाल का क्षेत्र था उसको अलग कर दिया गया। सोच लीजिए कि ये बंगाल का क्षेत्र है। अब बंगाल का क्षेत्र को दो पार्ट कर दिया गया। एक पार्ट में क्या है, एक पार्ट में आपका कलकत्ता वाला भाग है और दूसरा पार्ट में आपका ढाका वाला पार्ट है। तो जो ढाका वाला पार्ट था वहां पर मुस्लिम्स की संख्या ज्यादा थी, ठीक है, वहां पर मुस्लिम की संख्या ज्यादा थी और हिंदू जो थे वो माइनॉरिटी सेक्शन में थे। तो हिंदू जो थे वो माइनॉरिटी सेक्शन में थे। उसी तरह कलकत्ता में हिंदू की संख्या ज्यादा हो गई और यहाँ पर मुस्लिम की संख्या जो थी वो लो पे चल गई। अब क्या होता था कि यहाँ के जो मुस्लिम लोग थे उनको भड़काया गया अंग्रेजों के द्वारा कि देखो तुम्हारे वहां के जो मुस्लिम लोग हैं कलकत्ता साइड वाले, उनको बहुत मारा पीटा जा रहा है, उनके साथ छुआछूत की भावना रखा जा रहा है, उनको बहुत सताया जा रहा है, यहाँ तक कि उनकी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। तो तुम लोग यहाँ के हिंदुओं को शांति से बैठने क्यों दे रहे हो? तुम लोग भी इनको क्या करो, इनको तुम लोग भी डैमेज करो। और बाकायदा होता भी वैसा था। और क्यों ना हो, जब वहां शिक्षा उतना ज्यादा प्रसारित नहीं हुई है और जो क्रांतिकारी लोग थे वो लोगों को कितना समझे कि ऐसा कुछ नहीं है, लोग समझते ही नहीं थे। और लगातार दोनों तरफ क्या होता था, एक तरफ हिंदू लोग मुसलमानों को मारते थे और दूसरी तरफ मुसलमान लोग जो है वो हिंदू को मारते थे। तो ये फूट डालो और राज करो की नीति से अंग्रेजों ने क्या किया, अपने शासन को बहुत मजबूत कर दिया, अपना क्षेत्र को बहुत मजबूत कर दिया गया। जो कलकत्ता या जो बंगाल से उनको ज्यादा टैक्स आता था ना, उन्हीं टैक्स में उन्होंने क्या किया, उन्हीं टैक्स को और ज्यादा ग्रो किया। अब उनको कोई रोकने वाला नहीं था क्योंकि सब तो आपस में झगड़ा करके क्या थे, मतलब झगड़ा करने में बिजी थे। जैसे आज भी देखिए हिंदू मुस्लिम चल ही रहा है और ये अंग्रेजों के समय से ही है, ठीक है, ये बोल सकते नहीं कि आजादी के बाद हुआ है, ये अंग्रेजों के टाइम से ही चल रहा है और जो आज भी हम लोग देख सकते हैं। तो इसलिए लोगों के अंदर ये गुस्सा था कि बंगाल का विभाजन से क्या होगा कि क्रांतिकारियों की जो कमर है वो टूट जाएगी, खास करके मतलब कि क्रांतिकारियों की शक्ति जो होगी वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं कम हो जाएगा और जो भी मिल के काम चलता था वो काम नहीं हो पाएगा और भारत को आजाद करने का जो सपना है वो धरा का धरा रह जाएगा। अब देखिए इसके अगले क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है। जब हम अगला क्वेश्चन जाएंगे तो देखिए टोटल हिस्ट्री से रिलेटेड है और सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको हर क्वेश्चन की डिटेल्स बता रहा हूं, साथ ही साथ उससे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उनका कुछ ऑप्शंस भी दे दे रहा हूं। जैसे अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का पहला जेल प्रवास कब हुआ था? अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी को सबसे पहले जेल का मतलब जेल कब भेजा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं महात्मा गांधी यहाँ जेल में है। उसके अलावा क्या लिखा गया देखिए, गांधी जी को 16 अप्रैल 1917 को गिरफ्तार किया गया था। अब 16 अप्रैल 1917 का बात आता है, एक्चुअली हुआ क्या था, चंपारण विद्रोह हुआ था। महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने एक अल्टीमेटम दिया कि आपको चंपारण छोड़ के जाना होगा। महात्मा गांधी ने इससे इनकार कर दिया कि हम जाने वाले नहीं हैं, हम यहाँ के लोगों की सहायता करना चाहते हैं और बाकायदा कुछ भी हो जाए हम इनकी मदद करेंगे। अंग्रेज ये बात जान चुके थे कि अगर महात्मा गांधी रहा तो वो क्या करेगा, हर मांग को पूरा कर देगा और वो अंग्रेजी सरकार पर दबाव बना सकता है। इसीलिए 16 अप्रैल 1917 को, कब, 16 अप्रैल 1917 को, डेट क्या है याद रखिएगा, 16 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी को पहली बार गिरफ्तार किया गया और अदालत में पेश किया गया। अदालत में गांधी ने स्वीकार किया कि उन्होंने आदेश का उल्लंघन किया है, लेकिन उन्हें इसे नैतिक और न्याय संगत बताया। अब यहाँ किस आदेश का उल्लंघन किया था? आदेश ये था कि उनको चंपारण छोड़ के जाना था और वो चंपारण छोड़ के जाने में राजी नहीं थे। तो इसीलिए उन्होंने क्या लिखा कि हाँ, गांधी जी ने ये स्वीकारा था, ये उन्होंने अडेप्ट किया था कि हाँ मैंने आदेश का उल्लंघन किया। और आदेश क्या था कि उनको चंपारण छोड़ करके जाना था, जो कि वो नहीं गए थे, इसलिए उनको क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया था। तो पहली बार क्वेश्चन ये आपसे जब पूछेगा कि महात्मा गांधी को पहली बार कब गिरफ्तार किया गया था, तो वो डेट क्या था, 16 अप्रैल 1917 को। तो जब हम लोग आगे जाते हैं तो इसका क्वेश्चन क्या हमें मिलता है, देखिए क्वेश्चन हमें ये था हमारे लिए कि महात्मा गांधी का पहला जेल प्रवास कब हुआ, तो वो डेट कौन सा हो जाएगा, 1917। अगर पूरा डेट देगा तो 16 अप्रैल 1917, नहीं तो सिंपली आप 1917 मार दीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो है वो हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये बोलता है 7 नंबर कि बक्सर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। पहले तो ये जान लीजिए बक्सर का लड़ाई का एक वीडियो मैं बनाऊंगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा और बहुत कुछ इसमें जानकारी मिलेगा। शॉर्टकट में हम लोग जानते हैं कि एक्चुअली बक्सर का लड़ाई हुआ क्यों था। देखिए मीर कासिम, आप नाम सुने होंगे और नहीं सुने तो उनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा, उसके बाद आपको ज्यादा अच्छा से इसमें पता चलेगा।
हुआ था क्या कि अंग्रेजों ने जब बोल सकते हैं कि बंगाल पे पूर्ण रूप से अपना आधिपत्य जमा लिया, तो वो मीर कासिम को अगला क्या करते हैं, बोल सकते हैं कि एक तरह से बंगाल का नवाब बनाते हैं या बंगाल का शासक ही करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, सिंपली रूप से ऐसा किया कि मीर कासिम जो था उनको बोला कि तुम अब राजपाट संभालो, जिसको जाना था उसको हम लोग भगा चुके हैं, और चूंकि भगा चुके हैं तो तुम अब क्या करोगे, पूरे बंगाल पर अपना शासन करोगे, लेकिन टैक्स से जो होगा वो तुम हमको दोगे। मीर कासिम थोड़े समय के लिए बोला ठीक है भाई हम तो रेडी हैं, लेकिन उनको कठपुतली बना दिया गया। कठपुतली दैट मीन्स कि जब अंग्रेज आए तब ज्यादा टैक्स ले जाए, कभी भी आए तो राजकोष से ज्यादा पैसा ले जाता था, ज्यादा जो भी तरह का चीजें होते थे उनको ज्यादा वो क्या कर रहे थे, अधिक बोल सकते हैं अधिक से अधिक मात्रा में ले रहे थे अपने फायदे के लिए। तो मीर कासिम ये समझ चुका था कि कहीं ना कहीं अंग्रेज उसे क्या कर रहे हैं, उसे बस एक मोहरा बना के उपयोग कर रहे हैं। तो मीर कासिम ने क्या किया, अंग्रेजों का विरोध किया। बकायदा विरोध करने के चक्कर में ये कई बार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे, ठीक है। और इसी कारण से क्या हुआ, अंग्रेजों ने क्या किया, मीर कासिम को उनके पद से हटाया और फिर नया राजा बनाया। मैं फिर बता दे रहा हूँ कि इसके ऊपर एक वीडियो बनेगा जो बहुत जानकारी आपको देगा, और जरूर से जरूर आप उन वीडियो को देखिएगा, क्योंकि अगर ये वीडियो में मैं बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जनरली क्या हुआ कि बक्सर का युद्ध जो था वो शुरुआत होता है कब, 22 अक्टूबर 1764 को। कब शुरू हुआ, 22 अक्टूबर 1764 को। और इस युद्ध में वर्तमान जो बिहार है उसी के क्षेत्र में बक्सर आता है। तो ये युद्ध जो था, इस युद्ध में 3 भारत के राजाओं ने भाग लिया था, जिसमें खुद एक मीर कासिम था, उसके अलावा शुजा-उद-दौला था, उसके अलावा शाह आलम द्वितीय था। कौन था, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय जो है ये मुगल साम्राज्य के बोल सकते राजा थे। शुजा-उद-दौला और मीर कासिम, इन तीनों ने मिलकर क्या किया था, अंग्रेजों का सामना किया था, ठीक है, ब्रिटिशर का सामना किया था। लेकिन किस्मत खराब थी और ब्रिटिशर बहुत पावरफुल हो चुके थे तब तक, और अंततः इन तीनों की हार हुई। ये तीनों हार जाते हैं और ये युद्ध के बाद ब्रिटिश जो था वो पूर्ण रूप से भारत पर अपना दांव पेश करना शुरू कर दिया था। इसके बाद इसमें क्या बोला, देखिए बोलता इस जीत ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, देखिए 3 बड़े क्षेत्र दिए हैं। बंगाल दे दिया उनको, पहला तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो क्षेत्र पर राजनीतिक रूप से क्या हुआ, अधिकार जमा लिया गया। तो बोलता है इस जीत ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर राजनीतिक और आर्थिक आर्थिक दैट मीन्स टैक्स जितना भी था वो संप्रदा पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, और एक बहुत बड़ा मौका जो था अंग्रेजों को मिला आगे बढ़ने का। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है उसमें जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। देखिए पहले की वीडियो में मैंने बताया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कैसे हुआ था, और इसका अगर दूसरा वीडियो होगा तो मैं वो भी रिलीज करूंगा, बनाऊंगा और उसके बारे में बहुत अच्छा से जानकारी दूंगा। अगर शॉर्टकट में बोला जाए तो मैं बता देता हूँ जलियांवाला बाग एक्चुअली था क्या। देखिए ये फोटो जो दिख रहा है ये वहीं का है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का। एक्चुअली में क्या था कि एक किसान था जिसका नाम जल्ली था, और ये किसान जो था इसके पास एक बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा क्षेत्र था, लेकिन जो बगीचा था, बगीचा नहीं बोल सकते इसको आप, एक फील्ड था जो चारों ओर से इस तरह से बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा हुआ था। और ये जो क्षेत्र था यहाँ पर लोग आकर के बैठते थे, जैसे कि लोहड़ी का पर्व चल रहा था, अमृतसर में लोग आए हुए थे, और वहां से वो लोग गोल्डन टेम्पल में पूजा करने के बाद वो, या फिर वहां पर जो आराधना है वो करने के बाद वो इस फील्ड में आकर बैठे हुए थे। और बकायदा वो बोल सकते हैं कि अपने समय में जो गर्मी का मौसम होता है और हल्का ठंडा का मौसम होता है, जो आपका समय है ये 13 अप्रैल 1919 का, तो उस समय में क्या कर रहे थे लोग, जनरली बैठे हुए थे। तो अचानक से कुछ लोग आए जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध में कुछ बातें रखी, लेकिन पूर्ण सब लोग वहां पर इकट्ठा नहीं हुए थे, कुछ लोग इकट्ठा हुए थे, और इस बात की जानकारी अंग्रेजों को पता चल जाती है, ठीक है, जनरल डायर के द्वारा। जनरल डायर क्या करते हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा नरसंहार करते हैं, और ना कि नरसंहार करते हैं बल्कि बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों को मारा जाता है। तो ये एक खूनी दिन था, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा खूनी दिन था। और ये एक्चुअली क्यों हुआ था, ये मीटिंग क्यों हो रहा था, ये मीटिंग हो रहा था जो महात्मा गांधी और सफेद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था, इसीलिए जलियांवाला बाग में एक छोटा सा मीटिंग रखा गया था। सब लोग इस मीटिंग में इंक्लूड नहीं हुए थे, कुछ लोग, ठीक है। अगर मान लीजिए 10,000 लोग होंगे तो मात्र 1.5 से 2,000 लोग ही इस मीटिंग में गए थे, बाकी सब लोग नहीं शामिल थे। लेकिन सबको इसका क्या हुआ, इसका फल भोगना पड़ा, सबको इसका बोल सकते हैं कि हर्जाना भरना पड़ा, सबको अपने जान से हाथ धोना पड़ा।
तो ये बहुत ही निंदनीय और बहुत ही बोल सकते हैं शर्मसार करने वाली घटना थी। और ऐसा नरसंहार आज तक विश्व में कभी नहीं हुआ है जहां पर लोगों को बचने के लिए 3 मिनट से भी कम समय दिया गया था। तो ऐसा घटना हुआ था जलियांवाला बाग में। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को। अगर सिर्फ डेट साल दिया रहेगा तो आप सिर्फ क्या मारिएगा, आपको मारना है 1919। क्वेश्चन है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया था? ठीक है, किन व्यक्तियों ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के लखनऊ का जो अधिवेशन हुआ था उसमें भाग लिया था? तो इसका जो जनरल सा आंसर होगा वो होगा लोकमान्य तिलक और अली जिन्ना। जहां जिन्ना है, जिन्ना वही है जो बोल सकते हैं पाकिस्तान को अलग कराने में बहुत हेल्प किए थे। तो जनरली इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लोकमान्य तिलक और जिन्ना। अब इसके बारे में भी जब टॉपिक में ज्यादा गहराई से चर्चा करेंगे तो उसमें बहुत अच्छा से जानेंगे। जनरली इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन था कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया था? तो वो व्यक्ति कौन थे, लोकमान्य तिलक और हम क्या बोलेंगे, अली जिन्ना। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। जो अगला क्वेश्चन है ये क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? देखिए आपको इस तरह के क्वेश्चन को बहुत टिपिकली याद रखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एक उग्रता दिखता है। और ये उग्रता जानते हैं, कांग्रेस को दो पार्ट में बांटा था, एक नरम दल था और एक गरम दल था। और इस क्वेश्चन का आंसर है बाल गंगाधर तिलक। इसका आंसर कौन है, बाल गंगाधर तिलक। क्योंकि बाल गंगाधर तिलक एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमेशा से गरम दल का सपोर्ट किया था। तो इसके बारे में हम लोग वीडियो बनाएंगे जब, तो पता चलेगा आगे के वीडियोस में कि किस तरह कांग्रेस अलग हुआ, किस तरह से कांग्रेस जो था वो दो गुटों में बटा था, एक नरम दल था एक गरम दल था, जहां गरम दल के मुखिया जो थे लाल बाल पाल थे। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस किए, 10 क्वेश्चन के साथ उनके डिटेल्स को भी जाना। और आने वाले वीडियोस में हम लोग इससे भी और अच्छे अच्छे कंटेंट को बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपके एग्जाम में जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम करवा सके। और बहुत अच्छे कंटेंट के साथ हम आपको आपके एग्जाम्स में बहुत सहायता करेंगे। आशा है कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।